हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 11 से टॉपिक। दोस्तों, क्लास 11 से अब हम कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज करने का। फास्ट चलेगा, बिल्कुल फास्ट ट्रैक हमारी वीडियोज़ रहने वाली हैं। आज हम कवर करेंगे दोस्तों चैप्टर फर्स्ट को। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट को आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11 से। आई होप कि दोस्तों आप लोगों की होली बहुत ही अच्छी रही होगी। आप लोग, और अभी होली एक कल भी है दोस्तों, तो अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, अच्छे से कलरफुल होली मनाइएगा, बट दोस्तों थोड़ा सा सावधान होके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 11 से फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिख देते हैं कौन कौन से इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या आते हैं, इसमें आते हैं सबसे पहले लॉज। क्या आते हैं इसमें? सबसे पहले लॉज आते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशंस। ओके। सेकंड दोस्तों अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाता है हमारा, इसमें आता है इंपेरिकल फॉर्मूला। दोस्तों कौन सा आता है? इंपेरिकल फॉर्मूला आता है। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट पैटर्न इनका एक ही होता है। ओके दोस्तों। तीसरी अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें आती है कॉन्सेंट्रेशंस। क्या होती है दोस्तों? कॉन्सेंट्रेशन होती है। कॉन्सेंट्रेशन में हम बात करें तो मास परसेंट होता है, मोलरिटी होता है, मोलैलिटी होता है, एंड अगर बात करें तो इसमें एक और होता है मोल फ्रैक्शन, जो बहुत ही ज्यादा दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। ओके। अगले टॉपिक की बात करें तो हमारा इसमें क्या आता है दोस्तों, इसमें आता है हमारा लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट आते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर पांचवा टॉपिक इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स दोस्तों इस चैप्टर से यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों। कुछ टॉपिक्स ये इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, इसके अंदर भी जैसे देखिएगा लॉज हैं, कुछ लॉज होंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज की वीडियो आज हमारी इसी के ऊपर, टोटल इसी के ऊपर रहने वाली है दोस्तों। पूरी फास्ट ट्रैक वीडियो रहने वाली है, बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए आपको ये चैप्टर पूरा ये वाला क्लियर होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से लेकर। पहला वाला हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों, चाहो तो आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर इसमें बात करें तो बहुत सारे लॉज आते हैं, 5 और 6 तरीके के लॉज आते हैं। बट दोस्तों आज हम जो बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में, मैंने पहले ही बोल दिया है कि आज हम जो बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट के व्यू से दोस्तों इसमें 3 लॉज आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला लॉ यही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड हमारा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके। बात करें किसके, इसके बारे में, थर्ड के बारे में, तो इसमें आता है दोस्तों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 3 लॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
दोस्तों हम इनके बारे में अगर बात करें, एक एक लाइन अगर बात कहते हैं तो दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, जो हम क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो ऐसा लॉ होता है, इन्हें ये बताया गया कि कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती, तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले और केमिकल रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। और ये बताया कि मैटर कभी भी क्रिएट नहीं होता, ना ही डिस्ट्रॉयड होता है, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो क्या होगा, सबसे पहले अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये कहा गया कि मानिए A प्लस बी है, रिएक्शन हुई C प्लस डी बना लेता है, तो ये बताया गया कि इसका जो मास होगा वो इसके मास के इक्वल होता है। कैसे कहेंगे, अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए तो CaCO3 ले लो और इसको हीट करो CaO प्लस CO2, ठीक है। इसको जब हीट किया गया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। कहेंगे कि इसका मास और इसका मास, इन दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए कार्बन का 40 होगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल मास कितना हो गया, 41 जा 40 प्लस 12 1 जा 12 प्लस 16 3 जा 48, तो 4 5 4 9, इसका 100 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, CaCO3 का 100 ग्राम हो गया। बात करेंगे इसकी तो देखेंगे कितना होगा, 40 इसका होगा, 16 इसका होगा, तो ये 56 हो गया, 12 इसका होगा, 32 इसका होगा, 44 ये हो गया, और दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 100। एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज तो हो गया, पर उसका मास क्या रहा, सेम रहा, कंजर्व रहा, रिमेन्स कांस्टेंट रहा। तो ये बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास यो कंजर्व रहता है। कोई भी रिएक्शन होती है तो ये भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। जरूरी नहीं इसमें कोई सी भी केमिकल इक्वेशन ले लो, बट केमिकल इक्वेशन कैसी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देख लीजिए दोस्तों, 2H2O ले लिया हमने, हुआ H2 प्लस O2, 2H2। इसमें देखेंगे कि मास को सेम है या नहीं है, देखेंगे पहले इसका 2 लिया बाहर, हाइड्रोजन 1 1 2 जा 2 प्लस 16, ये 16 2 18, 18 2 जा 36 हो गया दोस्तों इसका। इसमें देखेंगे 2 2 2 तो ये हो गया, और 1 इंटू 2 ये हो गया, तो 2 1 जा 2 4 हो गया, 16 2 जा 32 ये हो गया, तो टोटल इसका भी कितना हो गया, 36। देखिए दोस्तों, वाटर का 36, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का मास भी 36, तो कहेंगे कि रिएक्शन तो हो गई, एक सब्सटेंस दूसरे में तो चेंज हो गया, परंतु मास क्या रहा, इसका कांस्टेंट रहा। तो ये हमारा लॉ क्या कहलाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी destroyed but can be changed from one form to the another, or we can say that the mass of the reactant or mass of the product is always equal to the mass of the reactant। तो प्रोडक्ट का मास हमेशा रिएक्टेंट के मास के इक्वल होता है। किसने बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने बताया। तो जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड वाले पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि सोर्स चाहे कोई भी हो, कोई भी कंपाउंड है, देखेंगे कंपाउंड कोई भी ले लो, कंपाउंड कोई भी ले लिया, हमने ले लिया वाटर H2O, चलिए वाटर ले लेते हैं। वाटर है, अब इसका सोर्स कहां से आता है, ये कंपाउंड कहां से आया, हमने कहा रेन से लिया, टैप से लिया, कहाँ से लिया, लेक से लिया, या फिर हमने कहा हैंडपंप से लिया, हैंडपंप, या फिर हम कहते हैं कहाँ, लैब में बनाया, लेबोरेटरी में बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्ट करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करके। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके भी वाटर बनाया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, चाहे हमने कैसे भी लिया, सोर्स चाहे कुछ भी रहा हो, किसी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है उसका सोर्स चाहे कुछ भी रहा हो, उसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं
उनका जो मास होता है, वेट जो होता है, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है। किसमें होता है? डेफिनेट प्रोपोर्शन में। देखिएगा यहाँ भी H2O होगा, यहाँ भी H2O होगा, यहाँ भी H2O होगा, यहाँ भी H2O होगा, यहाँ भी H2O होगा। सब जगह वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। चाहे सोर्स कुछ भी रहा हो, उसमें जो एलिमेंट रहेंगे, उसमें जो एलिमेंट रहते हैं वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में रहते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेंगे। ये नहीं कि वाटर का फॉर्मूला ये हो जाएगा, या वाटर का फॉर्मूला ये हो जाएगा, या वाटर का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। हमेशा वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O ही रहेगा। इसमें जो एलिमेंट रहेंगे बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे। और एक बात और कि ये कहा गया कि वेट के अकॉर्डिंग, देखिए हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1 2 जा 2 और रेशियो 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो ये कहा है इन्होंने कि जो रेशियो, जो एलिमेंट रहेंगे बाय वेट से कितने रहेंगे? 1:8 रहेंगे। वाटर अगर कंपाउंड है तो, कार्बन डाइऑक्साइड है तो किसी भी सोर्स से निकला है, चाहे वो CaCO3 को गर्म करके निकला है, CaO + CO2, या फिर रेस्पिरेशन में निकला है C6H12O6 + 6O2 एरो, ये हो गया 6CO2 + 6H2O। चाहे यहाँ से निकला हो या यहाँ से निकला हो, इसमें हमेशा फॉर्मूला CO2 रहेगा। और इसमें जो रेशियो होगा वो 12:32 होगा। और हम बात कहें तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 3:8 ही इसमें रहेगा। कितना रहेगा? 3:8 ही रहता है। बताया ये गया, फिर से सुन लीजिए कि डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये कहा गया है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसका सोर्स कुछ भी रहा हो, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में पाए जाएंगे। डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय वेट के डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि हमने कहा डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है बाय वेट का। वाटर होगा तो 1:8 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा 3:8 होगा। अगर हमने दूसरा ले लिया, कोई दूसरी गैसेज ले ली, तो वो भी क्या रहेंगी? एक स्पेसिफिक और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही रहेंगी। किसने बताया? ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ने। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों थर्ड वाले मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। हो गया होगा दोस्तों, अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले वाले लॉज की, इस वाले लॉज की। ये क्या कहता है? इन्होंने कहा गया कि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, ओके, दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, माना कार्बन और ऑक्सीजन है, दो लिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे। देखिए दोनों रिएक्ट करेंगे तो CO भी बनेगा, CO2 भी बनेगा और CO3 भी बनेगा, कार्बोनेट। देखिए समझ के चलिएगा, दो कंपाउंड, बिल्कुल सिंपल वे में समझना है। जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें जो कंपाउंड होगा उनमें एक एलिमेंट का तो मास क्या होता है? फिक्स होगा। तो अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे जो एलिमेंट होते हैं इनमें एक क्या पाया जाता है? होल नंबर रेशियो पाया जाता है, एक सिंपलेस्ट रेशियो पाई जाती है। कैसे देखेंगे दोस्तों? ये कहा गया जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, समझ आया ना? दो या दो से ज़्यादा क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो देखिए पहले CO के बारे में देख लेते हैं। इसका कितना है? देखिएगा इसका कितना है? 12। इसका कितना है? बताइए जल्दी। इसका कितना है? 16। ठीक है, हाँ। CO2 में दूसरे वाले में देखें, ये फर्स्ट वाला है, सेकंड CO2 में कार्बन का 12 है, इसका कितना होगा? 16 दूनी 32, 32 हो गया। तीसरा देखेंगे CO, तीसरा C का तो 12 हो गया, ऑप्शन कितना? 16 3 48। यही बात है कि दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट किया, दो से ज्यादा कंपाउंड बनाया, तो उनमें एक एलिमेंट के मार्क्स को अगर फिक्स रख दिया जाए,
एक एलिमेंट के मास को अगर फिक्स कर दिया जाए तो दूसरे एलिमेंट जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है वो दूसरा एलिमेंट में क्या होता है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। देखिए हो गई क्या, ये तो फिक्स हो गया तीनों में, इसमें 16, इसका 32, इसका 48, तो 16 1 जा 16, 2 जा 30, 16 3 जा 48, तो क्या हुई, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाती है, 1:2:3 आ जाती है। और यही लॉ हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज को, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, एक एक चीज समझना है। क्या, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, दो एलिमेंट कोई से भी, जरूरी नहीं ये हो, कोई सा भी हो, वाटर का ले लो, H और O का ले लो, H2O बनाएगा, H2O2 बनाएगा। ओके, ध्यान रखिए दो एलिमेंट बना रहा है, ठीक, समझ के चलना। दोनों का कितना हुआ, यहाँ कितना है 2 है, और रेशियो कितना हो गया देखेंगे, अभी ऑक्सीजन से बता देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर H2O, यहाँ H2O2, इसका कितना को 2 रेशियो कितना हो गया, 2 रेशियो कितना है दोस्तों 16, यहाँ 2 रेशियो कितना हो गया 32, तो 2 तो दोनों का मास, दोनों कंपाउंड में इसका एक का मास कांस्टेंट कर दिया जाए तो दूसरे के मास में 16:32, 1 जा और 2 जा, क्या होगा, इनमें एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पाया जाता है। दो बनाए या दो से ज्यादा बनाए, उनमें एक एलिमेंट के मास को अगर क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, चेंज ना कर दिया, बिल्कुल कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जो जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है वो दूसरे एलिमेंट के मास में एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पाई जाती है। ये बताया दोस्तों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने। ठीक है दोस्तों, आई होप कि समझ में आ गया होगा। जल्दी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं दोस्तों अगले वाले टॉपिक्स के बारे में, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों फास्ट ट्रैक वीडियो है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगर कहें तो ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो अब है, ये संजीवनी बूटी एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए हम इससे पहले कुछ थोड़े टर्म्स जान लेते हैं। एम्पिरिकल की अगर बात आती है तो ये हमें बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला कि उस कंपाउंड में वो एलिमेंट कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, कितना उनका रेशियो है, कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, अगर हमने H2O लिख दिया, ये कंपाउंड है, तो ये हमें बताता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बताता है कि वाटर के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, सिंपलेस्ट नंबर को बताता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, ये तो है H2O, इसके कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल है या 3 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। समझ में आया? यस। हाँ, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके बारे में। इसके बारे में हमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसमें माइंड में रखना पड़ता है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमसे कैलकुलेट करवाने वाला है, क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलवाएगा। तो सबसे पहले आज हम एम्पिरिकल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही क्वेश्चन से पूछवा लेता है कि सेम ही क्वेश्चन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर मास का होना जरूरी होता है। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास दिया होगा तो आसानी से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले का यूज करके। सपोज मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ, उस समय हमको क्या दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ। अब हम कहेंगे भाई वेपर डेंसिटी का तो यूज नहीं होता इसमें, तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर वेपर डेंसिटी मान लिया 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसमें, तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे। मोलर मास का जो फॉर्मूला होगा वेपर डेंसिटी के टर्म में n इंटू क्या, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ये हमें निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा, n इंटू वेपर डेंसिटी।
समझ में आया? क्लियर? या बोल सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये बात ध्यान रखें, वेपर डेंसिटी जितना भी होगा उसकी मल्टीपल किससे करनी पड़ती है? 2 से मल्टीपल करनी पड़ेगी, तो हमें क्या आ जाएगा? मोलर मास निकल जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। कोई भी कंपाउंड दिया गया, इन्होंने कहा गया कि कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन तो दिया हुआ है 12%, ऑक्सीजन का सॉरी कैल्शियम, पहले स्टार्टिंग से लिखते हैं, कैल्शियम नहीं लिखते हैं, कोई अच्छा सा ले लेते। चलिए, सोडियम दिया हुआ है 23%, सल्फर दिया हुआ है हमारा 35%, और हमारा ऑक्सीजन दिया हुआ है कितना? ऑक्सीजन कितना है? हम देखेंगे ऑक्सीजन देखते 42%। चलिए दोस्तों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। समझ के चलना है, एक एक चीज पैटर्न समझना है। क्वेश्चन कैसा भी है आसानी से कर सकते हैं। सोडियम इतना है, ये इतना है, ये इतना है, परसेंट तो दे दिया। अब हमें मोल एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी। एटॉमिक मास कहें तो सोडियम का कितना होता है? 23 होता है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। ये हमारा क्या है? एटॉमिक मास है। क्या है भाई? ये एटॉमिक मास है। चलिए, हमारा जब इतना निकल जाता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में ऑक्सीजन नहीं दिया होता, दोनों दिए होंगे और आगे लिखा होगा एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि बाकी बचा हुआ क्या है? ऑक्सीजन है। तो 2 एलिमेंट दिए होंगे, तीसरा नहीं दिया होगा। समझ लीजिएगा, तीसरा नहीं दिया होगा, तीसरा दिया होगा इस टाइप से रेस्ट ऑफ कोई सा भी, रेस्ट ऑफ एलिमेंट का नाम दिया होगा, रेस्ट ऑफ एलिमेंट। एक ए का ये दे दिया 10%, बी का दे दिया 20%, एंड रेस्ट ऑफ थर्ड एलिमेंट दे दिया। तो कैसे निकालेंगे? उस कंडीशन में हमें कैसे निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमको 100 लेना पड़ेगा माइनस, जितना भी ये होगा 10 + 20 तो इक्वल टू 100 माइनस 30, तो कितना आ गया? 70 आ गया। ध्यान रखिएगा, इन तीनों परसेंट का सम, जितना 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी एलिमेंट हो, सभी एलिमेंट की परसेंट का सम 100 होता है। कितना होगा? 100 होगा। तो अगर हमने 2 दिया है, तीसरा नहीं दिया हुआ, 3 ही एलिमेंट है उस कंपाउंड में, 2 का तो परसेंट दिया हुआ बट तीसरे का नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे? तीसरे एलिमेंट, दोनों एलिमेंट की परसेंट को सम करके 100 में से माइनस कर देंगे, हमारा थर्ड एलिमेंट की परसेंट आ जाती है। समझ आया? यस। चलिए, अब हमारा ये क्या क्या पता चल गया? ये तीनों पता लग गया। अब स्टार्ट करते हैं हम टेबल। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। समझ के चलिएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। सबसे इजी मेथड दोस्तों यही होता है। कोई को डायरेक्टली वैसे करते हैं, स्टेप बाइज करते हैं, तो स्टेप में ना करके टेबल बनाएंगे तो अच्छा रहता है दोस्तों। SN नंबर लिख लिया, यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट, यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज, यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक मास, यहाँ पर लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, यहाँ पर लिखेंगे होल नंबर रेशियो। चलिए दोस्तों, बात करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या हो गया? 1 2 3 एलिमेंट, तीनों लिखा। सोडियम का सिंबल Na, सल्फर एंड ऑक्सीजन। Na का परसेंट हो गया 23। दोस्तों मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक बार बता चुका हूँ, ये एक बार फिर से बता रहा हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाए। इसका हो गया 35, इसका हो गया 42। एटॉमिक मास 23, इसका 32 और इसका हो गया 16। इतना लिखने के बाद पहले क्या करना है? एलिमेंट, परसेंट, एटॉमिक मास। ध्यान रखें, सिंपलेस्ट रेशियो क्या करेंगे? तो परसेंट को ऊपर लिखा जाएगा और एटॉमिक मास को नीचे लिखा जाएगा। डिवाइड करना है, 35 ऊपर, 32 नीचे, 42 ऊपर, 16 नीचे हुआ। चलिए, इसको डिवाइड दिया तो आया 1, इसको डिवाइड दिया तो 1 पॉइंट कितना आएगा? 3 तो हो गया पॉइंट 0 करके 1 0 लगा, 3 9 समथिंग जाएगा 9। इसको डिवाइड दिया 16 2 जा 32 बच्चा 10 पॉइंट लगा के 0 16 6 जा 96, 2.6 इतना हो गया। डिवाइड किया सबका, ये हो गया। अब इन तीनों में देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा हमारा 1 दिख रहा है भाई।
चलिए, जो सबसे छोटा अगर 1 है तो इन सभी को जितने भी नंबर्स हैं उसको 1 से डिवाइड दे दो। तो 1 को डिवाइड दिया 1 से, इसको भी देंगे, इसको भी 1.09 को भी 1 से, इसको भी 2.6 को भी 1 से। चलिए दोस्तों, समझ में आया क्या? इन तीनों में सबसे छोटा नंबर जो भी होगा उस नंबर से सभी को डिवाइड दे देंगे। सभी को ये नंबर को डिवाइड देना उसी नंबर से देना है सबसे छोटा है। इसको भी इसी से, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से। जब इससे डिवाइड दिया तो हमारा कितना है? 1 आया, 1.09 आया, 2.6 आया दोस्तों। ठीक है ना? 2.6 क्लियर हो गया। हाँ, 2.5 आता है यहाँ, एक बात पॉइंट ये भी देखिएगा, 2.5 आता तो दोस्तों इसको कंप्लीट नंबर बना लेते। 2.5 अगर आता तो मल्टीपल 2 से कर देते। इसकी ही 2 से मल्टीपल नहीं होती, सभी की 2 से मल्टीपल होती, ध्यान रखते। इसकी भी 2 से, इसकी भी, इसकी भी। अगर 2.6 आया तो हमें कुछ लेना नहीं है। अब हमें क्या, इसको इक्वल करके क्या भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2.6 की वैल्यू कौन सी होगी? नियरेस्ट 10th वैल्यू कौन सी होगी? 3 होती है। चलिए दोस्तों, हमें इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब लिख देते हैं हेंस द इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या हो गया इंपीरिकल? Na का कितना है? 1 है, तो Na को 1 ही रहने दीजिए। S का क्या है? S का 1 ही है, तो वह S ही रहने दीजिए। O का कितना है? 3 है, तो O को क्या लिख दीजिए? 3। तो यही हमारा NaSO3 हमारा क्या हो गया दोस्तों? यही हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया। अगर इतनी चीजें दी हुई हैं तब। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कराता है तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कराने के लिए यहां पर क्या दिया होगा? मोलर मास दिया होगा। इफ मोलर मास इज 190 लिख दो, 190 U, कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला कुछ आ रहा है सेम क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों? क्या करना है हमें उस कंडीशन में? तो पहले इतना कर लीजिए, इतना करना है पहले किसमें? इंपीरिकल फॉर्मूले में। सेम यही स्टेप्स लेना है। बात करेंगे आगे के बारे में। चलिए दोस्तों, हो गया होगा दोस्तों ये। इतना हमें बस इतने की जरूरत है, इसकी अब जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि ये इंपीरिकल फॉर्मूला तो निकल जाएगा यहीं तक, यही आंसर हो गया। मोलिकुलर फॉर्मूला होगा तो उस कंडीशन में हम बता रहे हैं कि आगे कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए दोस्तों, इंपीरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है तो अब हमें क्या निकाल देना है? इंपीरिकल मास निकाल देना है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे NaSO3। चलिए, Na का 23 × 1, मास हमें पता होने चाहिए, जरूरी नहीं एग्जाम में दिया हुआ हो, मास हमको पता होने चाहिए, ये समझ लीजिए दोस्तों। 32 × 1 + O का 16 × 3, 23 + 32 + 48, ऐड किया सबको कितना आएगा? 8 2 10 3 13 3 1 4 और 3 7 1 8 2 10 103 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 103 U आ गया। चलिए बात करेंगे, हमारा दिया हुआ है मोलर मास भी दिया हुआ है। मोलर मास इक्वल टू क्या हो दिया है? 190 U दिया है। ऐसे करना है 190 U मोलर मास। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? देखेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला, सॉरी N इक्वल टू कर देते हैं N, नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होगा? मोलर मास बाय इंपीरिकल मास। इंपीरिकल अगर कहें तो N की वैल्यू होती है। इंपीरिकल मास ये कितना है? 190 है, और ये कितना आया हमारा? 103 आया। कैलकुलेट करेंगे तो 1 पॉइंट देखेंगे कितना आएगा? 87 ये हुआ, तो हमारा पॉइंट लगा के ये किया तो 8 समथिंग हमारा आ गया। कितना आ गया? 8 समथिंग हमारा, 1.8 समथिंग आ गया। ओके, चलिए 1.8 में है तो 2 करके हम ले सकते हैं इसको। ओके, नाउ अब देखिए हमारा ये जब आता है तो अब लिखेंगे लास्ट में मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू कितना हो जाएगा? N × इंपीरिकल फॉर्मूला।
फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1.8 आई, तो हम कह रहे हैं कि इसको क्या ले लो, 2 ले लेते हैं। 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, NaSO3 था, तो हमें इसकी मल्टीपल करेंगे Na की 2 से, तो Na2, S की भी 2 हो गया और O का कितना हो गया, 6 हो गया। दोस्तों यही हमारा क्या आ जाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा आंसर आ जाता है। बिल्कुल समझ के चलिएगा, बिल्कुल एक एक चीज समझना है, एक एक चीज समझ के चलना है दोस्तों। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। बात करते हैं अगर मोलर मास ना दिया हुआ हो, वेपर डेंसिटी दिया हुआ हो। चलिए मान लिया हमने यहां पर क्या है, वेपर डेंसिटी मान लिया, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। वेपर डेंसिटी इक्वल टू कितना दे दिया हमें, 76 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है हमें, यहां पर कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों कुछ पैटर्न तो सेम रहेगा, कहां चेंज हो जाएगा दोस्तों, ये वाला चेंज थोड़ा यहां से नीचे को चेंज होने वाला है, यहां से नीचे चेंज हो जाएगा। ये तो सेम वैसे ही निकालना पड़ेगा हमको। यहां निकालेंगे मोलर मास इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, मैंने कहा था 2 इंटू वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी 2 की मल्टीपल वेपर डेंसिटी दिया हुआ है 76, तो 6 2 जा 12, 1 से 2 5 2 7 जा 14 और 15, 152। तो क्या करेंगे आगे, अब फिर वही लेंगे, क्या n की वैल्यू निकालेंगे, मोलर मास बाय इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास। तो सेम वही आएगा 152 बाय 103, तो 1 पॉइंट समथिंग कितना हुआ, 1349 हुआ, 490 हो गया, तो 4 टाइम्स गया, कितना हो 4 टाइम्स। तो इसमें क्या लेंगे, 1.4 है तो 1 ही लिया जाएगा, इक्विवेलेंट टू 1। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा जो होगा दोस्तों, अगर स्पीड ज़्यादा लगती है तो पॉइंट कम कर लीजिएगा, ठीक है ना, 0.75 कर लीजिएगा अगर लगता है कि स्पीड कुछ ज़्यादा है तो, क्योंकि दोस्तों फास्ट ट्रैक में तो वीडियो थोड़ा स्पीड में चलता है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, तो n की मल्टीपल किससे हो जाएगी, इंपेरिकल फॉर्मूले से हो जाएगी। ये क्या है, 1 इंटू NaSO3 था, तो इसी की मल्टीपल करेंगे तो NaSO3 ही आएगा। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। बात करते हैं अब अगले वाले पार्ट की, जो कि हमारे डेफिनेशन टर्म या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या है, रिलेटेड है। क्या है दोस्तों, हमारा पहला आता है मास परसेंट, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दोस्तों, मोल फ्रैक्शन। मास परसेंट का क्या होगा दोस्तों, हमें अच्छी तरीके से पता है क्या, कि कोई भी कंपाउंड है, मान लिया हमने कि CaCO3 है, समझ के चलिएगा, ओके। 40 ग्राम क्या दिया हुआ है, इसमें कैल्शियम दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है 16 ग्राम दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है 25 ग्राम, ओके समझ आया। तो अब हम कहेंगे कि कैल्शियम की कितनी परसेंट है, कार्बन की कितनी परसेंट है और ऑक्सीजन की कितनी परसेंट है, ये हमें निकालना होता है, ठीक है, समझ आए ना। क्या कि मास परसेंट का मतलब, जैसे हम एग्जाम में मार्क्स आते हैं कि क्या 100 का एग्जाम है, ठीक है, माना फुल टोटल हमारा 600 का एग्जाम है, 450 मार्क्स आए, तो 450 में से टोटल कर देते हैं और इनटू किससे करेंगे, 100, शाबाश 100 से मल्टीपल करेंगे और हमारा क्या परसेंट निकल जाती है। ठीक वही है मास परसेंट, कि हमें मास की परसेंट की कैल्शियम की परसेंट बतानी है, क्या कितना है CaCO3 में कैल्शियम कितना परसेंट है। तो
टोटल मास तो नहीं दिया हुआ हमें, अब हम कहेंगे इसको टोटल करेंगे नहीं, तो पहले हमें कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास होता है 100 ग्राम। कैसे पता चला? 40 इसका था, 12 इसका था और 14 3 जा 48 इसका था, इससे हमारा 100 आ गया। ठीक है, 100 जब आ गया क्या करेंगे? अब कैल्शियम की परसेंट निकालेंगे, तो पहले मास कैल्शियम का ऊपर, टोटल मास नीचे और इंटू 100% हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 100 से 100, तो क्या कहेंगे 40% क्या प्रेजेंट है इसमें? कैल्शियम। समझ आया? कार्बन की निकालेंगे, कार्बन की परसेंट, तो कार्बन का कितना है? 16 है, अपॉन 100 है, इंटू 100 ले लिया। ओके, 100 से 100 कट गया तो यहां पर कितना परसेंट है? 16% है दोस्तों। एग्जाम्पल में बता रहा हूं, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना कि हाँ ये कैसे हो गए, नहीं। ऑक्सीजन की परसेंट की बात आती है तो ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, ये भी परसेंट ये भी परसेंट, तो यहां पर भी कितना आ गया? 25% आ गया। समझ आया? एक बात ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल तौर पर लिया है, एग्जाम्पल के बेसिस पर लिया है, बट ये बात ध्यान रखिएगा इन तीनों का परसेंट आंसर चेक करने के लिए हमें ये होता है कि कैसे आंसर चेक करें कि आंसर करेक्ट है क्या। इन तीनों जितने भी एलिमेंट की परसेंट निकाली है, सारी एलिमेंट की परसेंट का सम अगर 100 आता है और 99.9% आता है तो करेक्ट होता है दोस्तों, अदरवाइज हमारा आंसर क्या होता है? रॉन्ग होता है। ये बात समझ लीजिएगा। वैसा करने के लिए तो हमें यहाँ पर 20 करना पड़ेगा, यहाँ पर 48 ग्राम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या आएगा? 12 यहाँ आएगा, 48 यहाँ पर आएगा। 12 ये आ गया हमारा, 48 ये आ गया। इसके अकॉर्डिंग तो हमारा कितना आएगा? 100 या 99.9% आ रहा है, तो हमारा ठीक है। समझ आया ना? क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, जल्दी ये देख लीजिए, मैंने भी हिंट दिया है, क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? लिखा आएगा कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा कोई भी, यहां पर Na2SO4 दे दिया, सपोज डेट Na2SO4 भी दे सकता है, CaCl2 भी दे सकता है, CaSO4 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा Na2SO4 का। Na2SO4 का निकालते हैं तो 23 × 2 + 32 × 1 + 16 × 4, तो 46 + 32 + 64 कितना आएगा? टोटल मास हमारा आएगा 6 4 10 2 12 2 1 6 3 9 और 10 14 142 आया। इसका ओवरऑल कितना आया? 142 U। किसका निकालना है? सोडियम का निकालना है। देखिए बता देता हूं दोस्तों, सोडियम का Na का परसेंट निकालना है। कितने हैं Na के? 2 मॉलिक्यूल है, तो कितना हुआ? 46। टोटल मास 142 × 100 निकल गया यहां से। सल्फर का निकालेंगे, सल्फर का परसेंट कितना है? सल्फर 32 है, 32। टोटल मास 142 × 100, इससे सल्फर का निकल जाएगा। ऑक्सीजन का ये हो गया जी, चलिए कितना? 64 है। ध्यान रखिएगा जितना, ये नहीं 16 नहीं लेना, ओवरऑल कितने प्रेजेंट है वही लेना पड़ेगा। सोडियम के 23 नहीं लेंगे, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 2 है तो 2 का ही लेना पड़ेगा, 1 है तो 1 का लेना पड़ेगा, 4 है तो 4 का लेना पड़ेगा। ठीक है, 64/142 × 100, इससे हमें ऑक्सीजन का निकल जाएगा और तीनों के आंसर आएंगे, उनको प्लस कर लीजिएगा, या तो 100 आएगा या फिर 99.9 आएगा तो ठीक है, अदरवाइज हमारा रॉन्ग होगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन हमें इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों सेकंड क्या कहता है? सेकंड वाला देखेंगे मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? रिटी की बात अगर आती है RITY, राष्ट्र में लगा हुआ है रिटी, तो रिटी का ध्यान रख लीजिएगा।
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसमें प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बात ही ध्यान रखनी पड़ेगी। दो चीजें क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, गड़बड़ इसमें अधिकांश बच्चे करते हैं कि 1 लीटर सॉल्वेंट लिख देते हैं, सॉल्यूशन कुछ भी लिख देते हैं, नहीं। तो ध्यान रखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो कॉमन रहेगा दोनों में, तीनों में, बट ये वाला हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है कि इसका फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो इसको कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक बात और बताइए कि सोल्यूट सॉल्वेंट क्या लिखेंगे इसमें, N1 N2। देखिए कोई भी अगर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है किसका, शुगर सॉल्यूशन है, किस किस से मिलके बना हुआ होगा, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर दोनों से मिलके बना हुआ होगा। तो वाटर जो होगा, सॉल्वेंट जो होगा, ये क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सोल्यूट है। तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है, सोल्यूट हमेशा क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट। इस बात पे ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है, और सोल्यूट क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन है उसमें फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा, सेकंड कंपोनेंट सोल्यूट होगा। यही तो कहते हैं कि पानी में चीनी घोलो, चीनी घोलो किसमें, पानी में, पानी ऑलरेडी पहले ही है, तो वो पहला कंपोनेंट है जो हम घोल रहे हैं उसमें, वो सेकंड कंपोनेंट होगा। समझ के चलिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, N2 बाय V, V बाय 1000 लिखेंगे दोस्तों इसमें। क्यों V बाय 1000, क्यों, लीटर में लेना है हमको, इसमें किस में लेना है, लीटर। लीटर में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। बात कहेंगे N2 क्या होगा, N2 की वैल्यू हमें पता है कि मास अपॉन मोलर मास। क्यों ले रहे हैं 2 2 2, क्यों 2, सेकंड कंपोनेंट क्या है, सोल्यूट है, और सोल्यूट को ही हम क्या बोला जाता है, सेकंड कंपोनेंट। ध्यान रखिए कि चीज को तभी बोलता हूँ, वीडियो को कभी भी बीच में स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज में बीच बीच में डिस्कस आती रहती हैं, तो बता देता हूँ दोस्तों। N2 क्यों लिया, क्योंकि सोल्यूट है, सोल्यूट क्या है, N2 क्यों, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट है सॉल्वेंट। ओके, यस। तो M इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको लिखेंगे W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय V। ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों। क्या होता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। लिख देता हूं इसमें, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, मोलरिटी, मोलरिटी का है। समझ के चलिएगा, बिल्कुल एक एक चीज समझ के चलना है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, मोलरिटी का। देख लीजिए जल्दी से दोस्तों, इसको जल्दी इसके सोल्व ले लीजिए, क्योंकि मोलरिटी पर बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है दोस्तों, कोई बात नहीं, बट आपको पूरा ये काफी डिस्कस क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं दोस्तों। कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जल्दी से सॉल्यूशन करने का, क्योंकि दोस्तों ये 12th का में भी है, 12th में भी आप लोगों को ये मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, समझ में आ गया ना, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, यस। बात करेंगे मोलरिटी की, किसकी, मोलरिटी के बारे में बात करेंगे। मोलरिटी क्या कहता है, मोलरिटी को स्मॉल m से किया जाएगा। क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन किसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन किसमें, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये तो सेम था, बट ये चेंज हो गया दोस्तों। मोलरिटी की बात आती है, लिटी LITY, तो इसमें क्या होगा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है ना, यस। स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट,
सोल्यूट बाय व्हाट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें, इन केजी, केजी में लिया जाता है दोस्तों, 1 किलोग्राम में लिया जाता है। बात करेंगे स्मॉल m इज इक्वल टू N2, सॉल्यूट है सेकंड कंपोनेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट W1, क्योंकि सॉल्वेंट है फर्स्ट है और केजी में है तो डिवाइड करेंगे 1000 से, या हम ये भी कर सकते हैं W1 बाय 1000 ऐसे लिख दो। ये अभी बोला था क्या, W2 बाय M2, तो इसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया W2 बाय M2 इंटू व्हाट, 1000 बाय W1, और यही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसका है दोस्तों, ये है मोलैलिटी का। ध्यान रखिएगा, मोलैलिटी मोलैरिटी में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सोल्यूट के तो मोल्स होंगे दोनों में, बट मोलैरिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है लीटर में, वॉल्यूम लिया जाएगा। मोलैलिटी लिटी के अंदर लिया जाएगा सॉल्वेंट, और वो कितना होगा, 1 kg होगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दोस्तों ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, आगे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। चलिए मोल फ्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है दोस्तों, मोल फ्रैक्शन हमारा रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन की बात कहें तो ये क्या होती है, एक्स होता है इस टाइप से। ओके, क्लियर हुआ। सोल्यूट है, मान लिया कोई भी शुगर प्लस वाटर, क्या बनाया गया है, शुगर सॉल्यूशन बनाया गया है, शुगर सॉल्यूशन। ये क्या है, सोल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। मोल्स इसके भी होंगे, NB बोल दिया, ये इसको N2 कर दो, ये क्या हो गया, N1। इसका कितना होगा, इसका मोल्स कितना हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है, इसका कितना हो गया, N1 प्लस N2, इसमें दोनों मोल्स हो गए, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। क्लियर। हाँ, बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा x से। किससे होगा, x से होगा। अगर मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके निकालें, मोल फ्रैक्शन इसका निकाल लें तो क्या लेंगे, x2। ठीक है, अगर x2 लिया जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, इज डिफाइंड एज द रेशियो of the moles of solute to the total moles of the solution, total moles present in the solution। किसके, x2 निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सोल्यूट का, तो सोल्यूट के मोल्स ऊपर आएंगे, नीचे क्या आएंगे, टोटल मोल्स। ठीक है, सेम अगर x1 सोलवेंट का निकाल रहे हैं तो पहले सोलवेंट का ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, टोटल आएगा। क्लियर हो गया होगा। और यही रेशियो हमारी क्या कहलाती है, मोल फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, मोल फ्रैक्शन कहलाएगी। बात कहेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1, गलती हो गई। क्या होता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम, मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। हमेशा सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि x2 का कैसे होगा, x2 का अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 में से x1 माइनस कर देंगे, या फिर x1 निकालेंगे तो 1 माइनस x2 कर देंगे। ये डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर। मोल्स कैसे निकालेंगे, बात आती है कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती होगी, मोल्स ही नहीं जानते अभी, मोल्स कैसे होंगे। तो देखिए, अगर हमें मोल्स निकालने हैं N1 कैसे निकालेंगे, N2 कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन आता है कि 20 ग्राम ऑफ NaCl, NaCl इज डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, 50 ग्राम ऑफ वाटर। मोल्स कैसे पता करेंगे, तो पहले NaCl क्या है, NaCl तो इसमें सोल्यूट है, तो लिखेंगे W2, वेट है कितना, 20 ग्राम, और M2 कितना हो जाएगा,
M2 इसका देखेंगे NaCl का मोलिकुलर मास कितना होगा 23 इंटू 1 प्लस 35.5 इंटू 1, तो हमारा 23 प्लस 35.5 हो गया इक्वल टू हमारा हो गया 58.5। ठीक है ना, मास था हमें, मोलर मास हमने इसका निकाल लिया, तो ये दोनों देखिए 20 ग्राम क्या है, ये NaCl है, NaCl 20 ग्राम है, तो ये सोल्यूट है। क्या है ये, सोल्यूट है। सोल्यूट है तो क्या है, क्या है, सेकंड कंपोनेंट है, तो W2 लिखा, मास ये, मोलर मास ये 58। N2 अगर हम निकालेंगे तो क्या बताया था, W2 बाय M2, W2 कितना है 20 बाय 58.5, डिवाइड दे देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, N2 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, N2 आ जाएगा। बात करते हैं भाई वाटर की, वाटर का कैसे होगा, तो वाटर का हमारा क्या N देखेंगे, वाटर का मैं इधर लिख देता हूं, कैसे निकालेंगे, देखिए कितना था 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो W1 कितना है 50 ग्राम है, और M1 हमारा कितना हो गया, H2O का निकाल दो, 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1, तो 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 आ गया। मोल्स कैसे निकालेंगे, N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1, W1 कितना है 50 और ये है 18, डिवाइड करेंगे, इसके भी मोल्स पता चल जाएगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे निकालते हैं मोल्स। मास अपॉन मोलर मास, मास दिया हुआ है, मोलर मास हमको निकालना होगा, मास दिया हुआ है, मोलर मास निकालना होगा, मास अपॉन मोलर मास डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमको पता चल जाएंगी, और इन्हीं मोल्स को हम यहाँ पर पुट अप वैल्यू करेंगे और हमारे आंसर हमें मोल फ्रैक्शन के आंसर पता चल जाएंगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। दिस मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द number of moles of each component to the number of moles present in the solution, to the total number of moles present in the solution, कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स और टोटल मोल्स, सॉल्यूशन में जितने टोटल मोल्स होते हैं उनका रेशियो ही क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। आई होप कि आप लोग इसको क्लियर हो गया होगा। जल्दी है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 2 छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक्स के बारे में। अगले टॉपिक हमारे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट रहने वाले हैं। लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। सिंपल इसकी डेफिनेशन बेस होता है और कुछ नहीं है, समझना है, बिल्कुल छोटी सी चीजें, इतना बड़ा नहीं है, डेफिनेशन बेसिक टर्म्स है। ओके चलिए बात करते हैं, जैसे मान लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, दोनों बनके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। सिंपल सी बात मान लीजिए 2 ग्राम ये है, ओके 10 ग्राम ये है, समझ लीजिएगा, बिल्कुल समझ के चलना, एक एक चीज समझना है। ओके 2 ग्राम ये ले लिया और 10 ग्राम हमने ये ले लिया, ठीक, हाँ समझना। हाँ चलिए तो हमारा क्या हुआ, हमारा इसमें कितना बनेगा 2 ग्राम, हमें एग्जांपल ले लीजिए कितना बनेगा 2 ग्राम, 4 ग्राम मान लीजिए, 4 ग्राम बन गया, ठीक। हमने कहा गया जो रिएक्टेंट में, 2 रिएक्टेंट में जो कम क्वांटिटी में होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है तो वो जितना होता है दूसरे के उतने के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है। 2 ग्राम होगा तो दूसरे के 2 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो जब 2 के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या हो गया 4 ग्राम बन गया, मान के चलिए, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, अब जब 2 अगर पूरे 10 के साथ कर लेता तो हमारा यहां पर ये ज्यादा बनता, बट ये 2 के साथ कर रहा है, बाकी तो के साथ तो नहीं कर रहा, 2 के साथ कर रहा है तो कम बन रहा है, कुछ क्या हो रहा है, कम बन रहा है। तो जब कम बना तो इससे क्या होती है, जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। कोई 2 सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सब्सटेंस जब दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाती है तो वही रिएजेंट जो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी के लिए जिम्मेदार होता है, 2 था, अगर यहाँ 10 होता तो 10 के साथ करता, बट ये कम रह गया, कम के साथ हुआ, तो प्रोडक्ट जब कम था, कम के साथ हुआ, तो ये तो काफी है, ये कम है, जो कम है और जो रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनाया वो भी कम बना, तो प्रोडक्ट के कम बनने का जिम्मेदार कौन है, ये
तो ये जो रिएक्टेंट होता है, जो उसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लिमिट कर देता है, उसकी क्वांटिटी को लिमिट में कर देता है, वही रिएक्टेंट क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। एक्सपेरिमेंटली अगर रिएक्ट किया जाए तो 2 ये हो गया, तो 4 ग्राम तो ये चाहिए, 32 ग्राम ये चाहिए। ओके, समझ में आया? और ये हमारा कितना बनता है? 36 ग्राम बनेगा। कितना बनेगा? ये 36 ग्राम बनेगा। समझ के चलिएगा, 4 ग्राम ये 2 2 जब 4 ये हो गया, 32 ये हो गया। ठीक है, अगर ये क्या होगा, ये ज़्यादा ले लिया जाए, माना 64 ग्राम ले लिया जाए, ये 4 ग्राम ही ले लिया जाए, तो यहाँ भी कितना ही बनेगा? 36 ग्राम ही बनेगा, क्योंकि 4 ग्राम इसके 32 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करेगा और 36 ग्राम बनाएगा। तो हमारा कम ये था, तो यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। और जो एक्सेस था, क्या हुआ? एक्सेस देखिए 32 था, 32 के साथ वो 32 ग्राम इसमें से बच गया। 32 ग्राम जब बच गया तो वो क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। जो कम हो गया, खत्म हो गया, वो लिमिटिंग रिएजेंट। जो बच गया वो क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएजेंट। यहां से देख लेते हैं छोटी सी चीज, 2 के साथ हुआ, बचा कितना? 10 में से 2 तो गया, बचा कितना? 8 ग्राम। तो 8 ग्राम जो बच गया वो क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट हो गया। और ये 2 ग्राम जो था वो क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, आज का लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी दोस्तों कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलिए आज हमारा लास्ट का टॉपिक हमारा आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, समझ के चलेगा इसमें पॉइंट। पहली बात तो इसमें जो नॉन जीरो फिगर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? नॉन जीरो फिगर्स, हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। समझ में आया? नॉन जीरो, जैसे हमने कह दिया 0.004, समझ के चलिएगा। एक एक चीज समझना है, टेंशन नहीं लेनी है। B100, C500, ओके। हाँ, पहले इन पर देख लेते हैं। जो नॉन जीरो होंगे, एक और देख लीजिए, D 0.032। चलिए, नॉन जीरो अगर माना जो भी जीरो वाले होंगे उसे हम यहां पर काउंट नहीं करेंगे। जो भी जीरो, जितने भी जीरो टर्म होते हैं, जितने भी जीरो टर्म होंगे वो क्या है? वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ऑल नॉन जीरो फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो होंगे, देखिए ये 4 है बस यहां पर, तो सिंगल, तो यहां पर क्या होगा? सिग्निफिकेंट 1 होगा। इसमें देखिए 1 है, 1 के आगे 2 है, इसके पीछे ये सिर्फ कुछ भी इसमें नहीं है, एक ही है, ये तो नॉन जीरो